बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मदरफ्री हाजिर खिदमत है। डियर एस्पायरेंट्स, आज हमारा 11वां लेक्चर है एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से। और आज हम देखेंगे जो रिसर्च का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि रिसर्च की जो रीज़न है उसके बारे में जानने की आज कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम जो है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से। यही रीज़न है रिसर्च की, और इसकी स्टेटमेंट और इसकी सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे हमने ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो फाइंड करनी है, ये कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वैल्यू क्या है, और इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है। वैसे तो मैंने हर लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, शार्ट शार्ट इंट्रोडक्शन। आज हम इन डिटेल इसके ऊपर बात करते हैं। आइए देखते हैं जी, सबसे पहले कौन कौन से मतलब पॉइंट जो हैं जब हमने सिलेक्शन करनी है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की, या प्रॉब्लम जो जिसके लिए हमने जो प्रॉब्लम जिसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं वो जब फाइनल करनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है जी नॉवेल्टी है, नॉवेल्टी ऑफ द प्रॉब्लम। नॉवेल्टी बेसिकली वर्ड जो है, इसके लिए न्यू का वर्ड यूज किया जाता है। न्यू मतलब होता है नया। इनके रिसर्च ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम जो आप फाइनल करने जा रहे हैं प्रॉब्लम, तो वो बिल्कुल नई होनी चाहिए, पुरानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी जो ऐसा मतलब मसला जो पहले भी लोगों को दरपेश रहा, और लोगों ने, रिसर्चर्स ने उनके ऊपर जो है वो कह लें कि रिसर्चेस भी की और उसके सोल्यूशन भी फाइंड आउट किए, तो ऐसा जो है वो कह लें कि प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है, जैसे फीवर के हवाले से मैं बात करूं कि हमें फीवर हो जाता है या फीवर ज्यादा फैल रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी रिसर्चेज कह लें कि मौजूद हैं, और हो चुकी है बहुत सारी रिसर्चेज, और इसके सॉल्यूशन जो है वो भी मतलब पॉसिबल वो भी फाइंड आउट किए जा चुके हैं। लेकिन अब हम देखिए, कोविड जो है वो एक नई जो है वो कहने की बीमारी थी, नया प्रॉब्लम था कौम के लिए। तो वो एक नॉवल जो है वो कहने के इशू था या प्रॉब्लम थी, जिसके ऊपर रिसर्च करना बनती थी, जरूरी थी। और वो जो है वो हर हवाले से नई है। और उसके बाद जो है वो बाकी कौन कौन से पॉइंट्स हैं कोविड के हवाले से, यहाँ पे आज हम कोविड की एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर चूंकि रिसर्च की जा रही है, तो इसके अंदर ये कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो जो रिसर्च के हवाले से होने चाहिए वो हैं या नहीं है, तो वो डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले नोवेल्टी यानी कि नया होना चाहिए मसले का। तो ये कोविड जो है, कोविड 19 2019 के अंदर ये पहली मरतबा जो है वो मसला जो है वो चाइना के अंदर रूनुमा हुआ। उसके पहले जो है वो कह लेंगे इस तरह का कोई भी मसला जो है दुनिया को दरपेश नहीं हुआ था। नहीं मतलब इस तरह के मसले को उन्होंने फेस किया था। तो ये नोवेल्टी है, बिल्कुल नया मसला था, तो इस वजह से इसके ऊपर रिसर्च की गई। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखा गया कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये जो प्रॉब्लम था, कोविड था, यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। जो रिसर्चर्स हजरात हैं जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो डॉक्टर या मेडिकल रिसर्च जो है, उनका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता भी था या नहीं था। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफाई करना या कह लें कि आइडेंटिफाई करना इंतहाई जरूरी है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जहां पे आपको काम करने का मतलब मन करे, आपका दिल करे, और उसके साथ साथ आपको जरूरत भी मतलब महसूस हो कि इसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है। क्योंकि पूरी दुनिया की जिंदगियां जो है वो उनको खतरा था। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बनता ही था। हर एक कह लें कि पूरी दुनिया जो है वो एक जाम होके बाउंड होके रह गई थी जब ये कोविड के दिन चल रहे थे। तो पूरा मुल्क जो है उसके अंदर लॉकडाउन लग गया था। इनके सारी चीजें रोक दी गई थी, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना, और इवन के बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ नहीं मिलते थे। और ये सारी की सारी वो करंटीना वाली सिचुएशन, अगर उसको हम दोबारा दोहराते हैं या याद करते हैं, तो बिल्कुल वो एक खौफनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई थी, जिससे पूरी इंसानियत जो है वो खौफजदा हो गई थी कि पता नहीं अब दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है, इंसानियत जो है वो खत्म होने वाली है, पता नहीं इतना बड़ा मसला जो है वो लाहक हो गया। तो ऐसे मसले के ऊपर आप कह सकते हैं कि रिसर्च करना बनती थी, और पूरी दुनिया का ये इंटरेस्ट का एरिया भी था, और ये जरूरत भी थी। इस बात की सिग्निफिकेंस के हवाले से मैं बात करूं कि ये चूंकि जाने जा रही थी, लोगों की जिंदगियां जो है वो खत्म हो रही थी, मौत के घाट उतर रहे थे, तो सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर जो है वो ये फैलती रही बीमारी जो है वो दुनिया के अंदर। तो जिस तरह से, जिस तेजी के साथ ये बीमारी फैल रही थी, तो इसने पूरी दुनिया को एक मरतबा जो है वो खौफनाक कर दिया, हिला के रख दिया। तो इस हवाले से ये कह लेंगे टॉपिक जो था या ये प्रॉब्लम जो था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए, इसका फौरी हल तलाश किया जाए। और पूरी दुनिया जो है, उसके जितने भी मेडिकल रिसर्चर्स हैं, उन सब ने मिलके एफर्ट्स की,
और इसका मतलब पॉसिबल जो है वो कह लें कि सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की। इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि ये लाइफ सेविंग प्रोसेस था, इसके ऊपर रिसर्च करना। इस वजह से ये बहुत ज्यादा जो है वो कह लें कि सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। इसके ऊपर जो है वो कह लें कि लाइफ के लिए डेंजरस है और इसको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना वो लाइफ सेविंग रिसर्च कहलाता है। तो ये लाइफ सेविंग रिसर्च थी, इस वजह से कोविड जो है उसके ऊपर रिसर्च की गई। उसके बाद नेक्स्ट है जी फिजिबिलिटी है। आपने देखना है कि आपके रिसोर्सेज जो है वो भी आपको इजाजत देते हैं। क्या रिसोर्सेज जो है वो आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि आप इस मसले का जो है वो हल तलाश करें, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें, और क्या ये आपकी पहुंच में भी है, आपके लिए आसानी भी है, आपके पास जो है वो उतनी तवानाई भी है, एनर्जी भी है कि आप उस मसले का हल तलाश कर सकें, और ये मसला जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिबिलिटी मतलब होता है कि आपको सहूलत कितनी है इसमें, लेकिन सहूलत का फैसला तो आपने बाद में करना है, लेकिन सबसे पहले आपने इन बातों का ख्याल करना है कि ये नया मसला है। अगर ये पुराना है तो इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मसला जो है वो पुराना है तो मतलब चूंकि इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्चेस भी मौजूद होंगी, इसके सोल्यूशन भी मौजूद होंगे, तो फिर इस तरह के मसले के ऊपर जो है वो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये जो है वो हमने इन सारी बातों को देखना है, फिर उसके बाद देखना है कि ये वाकया ही इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करना बनती है। तो फिर फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि आया हमारे पास इतने वसाइल हैं कि उनका इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, या इसके ऊपर रिसर्च कर सकें, या तहकीक का जो है वो अमल जो है वो स्टार्ट कर सके। तो ये सारी बातें देखना, यानी कि फिजिबिलिटी देखनी है आपने, आसानी देखनी है कि आपके लिए पॉसिबल भी है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास लेबॉर्टरी नहीं है, उस लेवल की मशीनरी नहीं है, और आप बजाय के रिसर्च करते करते जो है वो खुद अपनी जान भी गंवा बैठे, तो ऐसा काम हरगिज नहीं करना। आपने फिजिबिलिटी भी देखनी है कि ये आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद फिर जो है वो आप उसके ऊपर रिसर्च जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। ऐसा मसला उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए जिसके हवाले से आपको रहनुमाई भी मौजूद हो, मतलब मिल सके, अवेलेबल हो। तो अगर गाइडेंस आपको नहीं मिलती तो फिर आप कभी भी मतलब जो है वो किसी मसले का हल तलाश नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि सीनियर्स जो है या गाइड जो है, आपके रहनुमा जो है, वो आपको बताते हैं खद्दो खाल, खूबियाँ खामियाँ, और उसके बाद फ़ायदे नुकसानात। इसके साथ साथ वो आपको मतलब गाइड करते हैं कि आप आसानी से किस तरह से इस मसले का हल जो है वो तलाश कर सकते हैं। और उनका मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि किरदार होता है एक अच्छी रिसर्च के अंदर, रिसर्च के लिए। तो इस वजह से आपने ये भी देखना है कि आपके पास गाइडेंस जो है वो मौजूद है उस मसले के हवाले से। आप उस मसले जो है, जिस मसले के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या आप मतलब जो है वो सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, और उस मामले में जो आपके कह लें कि एरिया के अंदर, या आपके लिए जो फिजिबिलिटी एरिया है, या मतलब कह लें कि सिचुएशन है, वहाँ पे गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये बात देखना इंतहाई ज़रूरी है। ये 5वां पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट है जी अवेलेबिलिटी ऑफ फिनांस। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो कह लें कि फिनांस है। हर चीज़ से पहले कह लें कि ये फिनांस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, ये पंजाबी के सबसे पहले शायर है। ये भी एमसीक्यूज़ आ जाता है पाकपतन शरीफ वाले, तो ये भी जनरल नॉलेज के हवाले से आपने याद कर लेना है। उनका मैं एक पंजाबी शेर सुनाने जा रहा हूँ ये फिनांस के हवाले से कि पंज रुकन इस्लाम दे, छेवां फरीदा टुक, जे ना लब्बे छेवां ते पंजे ही जांदे मुक। पंज रुकन इस्लाम दे, छेवां फरीदा टुक, जे ना लब्बे छेवां ते पंजे ही जांदे मुक। मतलब आपको खाने के लिए अगर नहीं मिल रहा ना, तो आपकी नमाज, रोजा, ज़कात, हज जो है वो सारे के सारे, ये कलमा, ये सब खत्म हो जाते हैं। फक्र इंसान को कुफर तक लेके जाता है। कुरान की इस आयत का ये मफहूम है जो हजरत साहब ने मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस शेर के अंदर। तो ये फनास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईसा पीर और मूसा पीर, यारो सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो ये इसको भी देखना है आपने, आपके पास पैसा भी है कि नहीं है, कि आप के पास उतने फंड्स हैं नहीं है। ऐसा ना हो कि आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, रोटी नहीं है, और आप जो है वो चले रिसर्च कर लें। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखना है कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है। अगर वो है तो फिर आप जो है वो इस काम के ऊपर जो है वो कह लेंगे ध्यान देंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करेंगे। तो ये फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है जी टाइम रिक्वायरमेंट। जितना टाइम जो है वो रिसर्च के लिए ज़रूरी होता है, जाहिर है अगर टाइम नहीं देंगे किसी भी काम को, अगर हम टाइम नहीं देते तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो टाइम रिक्वायरमेंट जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो है उस हवाले से।
तो टाइम आपने देखना है, उसके बाद आपके पास इतनी फिजिबिलिटी है, इतना टाइम है, आपके पास इतने एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड दे सकें, आपके पास इतना फंड है जो आपको मतलब सपोर्ट कर सके। उसके बाद आपने देखना है कि टाइम रिक्वायरमेंट, जितना आपको टाइम चाहिए वो टाइम भी आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर आप नहीं मतलब पॉसिबल आपके लिए, तो फिर आप इस काम को जो है वो कभी भी शुरू नहीं करेंगे। अगर आपने आपके पास कहने के टाइम है, तो आप जरूर जो है वो इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट किए देता हूँ, नॉवेल्टी है, नया होना मसले का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपके ज़ौक़ के मुताबिक भी होना चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसा प्रॉब्लम हो जो वाक़ई सीरियस तो है, लेकिन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आप कभी भी कामयाब वहाँ पे नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंट होना भी इंतहाई ज़रूरी है। वो वैल्यूफुल होना चाहिए, वो वाक़ई इस काबिल होना चाहिए कि उसके ऊपर आप टाइम, पैसे और उसके साथ-साथ अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करें। और उसके साथ-साथ जो है वो आपने देखना है कि आपके लिए भी फिज़िबिलिटी भी है कि या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन-सा प्रॉब्लम जो है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। इसके अलावा अदर फिज़िबिलिटीज़ हैं या फैसिलिटीज़ हैं, तो उनको भी आपने देखना है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है या बाकी जितने भी मतलब कह लें कि प्रॉब्लम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारी की सारी अवेलेबल हों। तो फिर आप रिसर्च के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। अच्छा जी, तो आपने फाइनल तो कर लिया, सॉरी क्राइटेरिया समझ लिया कि किस तरह से आपने रिसर्च जो है प्रॉब्लम की सिलेक्शन करनी है, कौन-कौन से मराहल हैं जिनको आपने देखना है, कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज़ कौन-कौन से, ये पॉइंट आपने याद कर लेने कि नोवेल्टी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च। इस हवाले से यानी कि इसमें ऐसे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इन बातों को आपने याद रखना है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या लें कि ये स्टेप्स आपने लाज़मन इसको याद रखना है। और जो रिसर्चर हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए भी ये जो एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं कैंडिडेट, तो उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो इन मराहल को लाज़मन देखें और उसके बाद जो है वो अपना रिसर्च का जो टॉपिक है उसको फाइनलाइज़ करें। नेक्स्ट है जी रिसोर्सेज, वसाइल देखने हैं कि आपने प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड कहाँ से करना है, कहाँ से आपको रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो मिलेगा, तो कहाँ से आपने तलाश करना है। तो सबसे पहले क्लासरूम या इंस्टीट्यूशन, चूंकि हम एजुकेशन रिसर्च के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से जिसका हमें फ़ायदा भी होगा, इंस्टीट्यूशन है या फिर वो क्लासरूम्स है। क्लासरूम के अंदर जो रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है वो मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो एक्शन रिसर्च है, जो कि रिसर्च बाय मेथड है। तो क्लासरूम या इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो आपको बहुत सारे मसाइल बच्चों के सीखने के और टीचर्स के सिखाने के हवाले से, बच्चों के रेगुलरिटी के हवाले से और बच्चों के कह लें कि रिस्पॉन्सिबल जो कह लें कि बिहेवियर है, सीरियसनेस का जो इशू है, सीरियस नहीं हो रहे बच्चों की हेल्थ के हवाले से कोई इशू है, या कोई और मतलब बच्चों की कह लें कि लर्निंग के हवाले से इश्यूज हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है जी, आप ड्रॉप आउट के हवाले से भी रिसर्च की जा सकती है कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ रहा है या मतलब लिटरेसी रेट हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या वजूहात हैं और कितना बढ़ना चाहिए था जो कि मतलब नहीं उस लेवल तक पहुंचा। तो इस तरह के मतलब प्रॉब्लम लिए जा सकते हैं। तो उनका तला कहाँ से होगा? क्लासरूम या इंस्टीट्यूशन से। ये भी एक पहला सोर्स है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है जी, होम या कम्युनिटी। जाहिर है इंसान ने जहाँ जहाँ पे जाना है, जौन जौन से मतलब कह लें कि एरियाज में उसने मतलब टाइम स्पेंड करना है, वहां पे ही उसको प्रॉब्लम का सामना होगा। तो होम है या कम्युनिटी है, माशरे के अंदर जिसके अंदर वो रह रहा है, या घर जिसके अंदर वो रह रहा है, तो वहां पे भी उसको मसले का सामना करना पड़ सकता है। तो घर या कम्युनिटी, ये दोनों जो है वो सोर्स हो सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से। उसके बाद सोशल एंड टेक्निकल चेंजेस। आप लोगों को मालूम होगा कि कितनी जो है वो कह लें कि सोसाइटी जो है हमारी चेंज हो रही है। आए दिन हमारे बुजुर्ग हमें बातें सुनाते हैं कि हमारे वक्त में ऐसे हुआ करता था, हमारे वक्त में ऐसे हुआ करता था। अब तो दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, बड़ी चेंज आ गई है, बड़ी मतलब आसानियां आ गई हैं, बड़ी फैसिलिटीज आ गई हैं। अगर बुजुर्गों के हवाले से बात करें तो वो बताते हैं कि हमारे पास लाइट नहीं हुआ करती थी, लालटेन या दिया वगैरह जो है वो, या मिट्टी का दिया वगैरह, उसके ऊपर वो बैठ के मतलब उसकी रोशनी से उसमें सरसों का तेल जो है वो कह लें कि, या फिर मिट्टी का तेल जो है वो डाल के उसको जला के वो पढ़ा करते थे, स्टडी किया करते थे। अब हमारे पास लैंप है, लाइट है, बिजली है, सारा कुछ है। तो एक देखिए कितनी चेंज आ गई है, टेक्निकल चेंज है। और उसके बाद सोसाइटी भी टेक्निकल चेंजेस की बदौलत वो भी चेंज हो रही है, बड़ी एडवांस हो गई है। ट्रांसपोर्ट हमारी इतनी फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है। तो ये चेंजेस जो है वो आने से हमारी सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आती हैं।
तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको इन चीज़ों के फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात भी होते हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी है, बुजुर्गों को नहीं सारी जनरेशन को मतलब फ़ायदे नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, तो वो मसाइल जो हैं उनको भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस रिसर्चेज़, जो पहले रिसर्चेज़ हो चुकी हैं, उनके रिकॉर्ड से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिसर्चेज़ को अगर हम देखेंगे, लोगों ने जो रिसर्चेज़ की हैं उनको अगर देखें, तो वहाँ से भी हमें अपने क्या लें कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो मिल सकता है जिसके ऊपर रिसर्च की जा सके। उसके बाद है डिस्कशन, बहस मुबासा करने से भी हमें ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इसका सामना हो सकता है। ऐसा मसला मिल सकता है जिसके ऊपर रिसर्च की जा सके। रीज़नेबल ऐसा प्रॉब्लम जो है वो मिल सकता है डिस्कशन से, जिसके ऊपर रिसर्च करना बनती है या ज़रूरी है। उसके बाद है क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, अगर आपका सवालिया अंदाज़ है तो ये आपको लेके जाएगा मतलब रिसर्च के ऊपर आप को मुबारक हो, फिर आप जो है वो एक अच्छे रिसर्चर हैं अगर आप सवाल करने वाला एटीट्यूड रखते हैं। तो ये सकरात का भी टीचिंग मेथड ऐसे ही था कि वो क्वेश्चन ही किया करते थे, 4 तरह के क्वेश्चन करते थे। तो उस तरह से यानी कि क्वेश्चनिंग कर कर के वो सिखाते थे। और वैसे भी एक जुमला बड़ा कौल मशहूर है कि जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। तो रिसर्चर जो है उसका एटीट्यूड क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो उसके बाद है जी कंसल्टेशन, मशवरे करने से, सीनियर्स के साथ मशवरा करने के बाद जो है वो आप रिसर्च जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में रिसर्च प्रॉब्लम की सिलेक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है, जो हमने मराहल या जो सोर्सेज का जिक्र किया, ये सब क्यों ज़रूरी है, आखिर मसला जो है वो इतना ज़्यादा अहम होता क्यों है, जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है। आइए देखते हैं। इट प्रिवेंट ब्लाइंड रिसर्च, अंधी रिसर्च से आपको महफूज रखता है अगर आप मसले के ऊपर इन सारी बातों की बहस कर लें, देख लें, जांच-पड़ताल कर लें, तो फिर आप एक अच्छी रिसर्च करेंगे, ना कि हवा के अंदर जो है वो हवा के अंदर जो वो तीर चलाएँगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि आप एक प्री प्लान्ड जो है वो रिसर्च करेंगे, ब्लाइंड रिसर्च नहीं होगी। उसके बाद इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द रिसर्चर, ये प्रॉब्लम जो है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इससे आपके टाइम, एनर्जी और उसके साथ-साथ आपकी कह लें कि इकोनॉमिक्स जो है वो फाइनेंस, इसकी बचत होती है और इससे आप जो है वो अच्छी रिसर्च और जल्दी रिसर्च जो है वो करने में कामयाब होते हैं। उसके बाद है जी इट प्रोवाइड द हाँ, नेक्स्ट है जो है वो इट फोकस रिसर्च, इनके सिग्निफिकेंस इनके प्रॉब्लम की क्या है कि ये आपको रिसर्च के ऊपर फोकस करने में फैसिलिटी देता है, आपको फोकस करने में मदद फराहम करता है रिसर्च प्रॉब्लम जो है। उसके बाद है जी इट प्लेसेस क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल, जब आपको मसले का क्लियर पता होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव भी जो रिसर्च के अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, गोल सेट करने, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इट enables researcher to understand a situation with the greater clarity, ये रिसर्चर को इस काबिल बनाता है कि वो सिचुएशन को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ सके। अगर रिसर्चर जो है वो सिचुएशन को समझेगा नहीं तो कभी भी उसके ऊपर एक अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएगा, बल्कि रिसर्च ही नहीं कर पाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि वो रिसर्च करने के काबिल ही नहीं रहेगा अगर वो सिचुएशन को समझा ही नहीं है, तो उसने तहकीक क्या करनी है। गाइड टू द थिंकिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, तो ये थिंकिंग प्रोसेस या डिस्कवरी प्रोसेस के तरफ रहनुमाई करता है आपको, एक अच्छा प्रॉब्लम जो है जो आपने इन मराहल से गुजर के जो है वो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है, तो ये आपको एक थिंकिंग प्रोसेस या डिस्कवरी प्रोसेस की तरफ जो है वो गाइड करता है। लिंक एंड ऑर्गेनाइज द फैक्ट्स टुगेदर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव होल, ये बहुत बड़े मतलब कह लें कि फैक्ट्स जो हैं उन सबको इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके आपस में जोड़ के एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव होल, एक जामिया मतलब कह लें कि कंसेप्ट देता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रिसर्चर के लिए और सब के लिए भी। और उसके बाद नेक्स्ट है जी सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग कंक्लूजन, रिसर्च प्रॉब्लम जो है अगर आप ये सही सिलेक्ट करने में कामयाब हो गए तो आप एक अच्छा नतीजा निकालने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आज हमने डिस्कस किया कि सिलेक्शन करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसकी सिलेक्शन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स देखने ज़रूरी हैं। नॉवल्टी है, नया होना मसले का, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सिग्निफिकेंस, फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, टाइम रिक्वायरमेंट, बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो भी ज़रूरत होंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्लासरूम या इंस्टीट्यूशंस, होम, कम्युनिटी, सोशल एंड टेक्निकल चेंजेस,
रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस रिसर्चर्स डिस्कशंस, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड एंड कंसल्टेशन। उसके बाद हमने इसकी ज़रूरत व अहमियत को देखा। जी, उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।